यूनिफाई स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि राइट टू एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में जानेंगे। तो स्वतंत्रता के पश्चात सबसे ज़्यादा जो बात हुई या चर्चा में आई संविधान के साथ कि शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि शिक्षा ही किसी भी राज्य या देश की तरक्की के लिए आवश्यक होती है। तो शिक्षा का विकास करने के लिए सन संविधान में एक अनुच्छेद 45 बनाया गया, जिसके अनुसार ये कहा गया कि राज्य संविधान के लागू होने से, यानी कि जो संविधान बनाया गया था उसके लागू होने के 10 वर्ष की कालावधि के अंदर जो 14 साल के जितने भी बालक हैं उन सबको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। अब ये जो उस वक्त संविधान लागू हुआ 1950 में, 26 जनवरी 1950, तो उनका लक्ष्य था कि 1960 तक ये जो शिक्षा है उसमें 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए और निःशुल्क। इसके पश्चात और जो शिक्षा का अधिकार था अनुच्छेद 45, इसे नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया था, जो कि राज्य को केवल निर्देश प्रदान करते थे। ये उनको जरूरी नहीं था कि वो इसे लागू करें ही करें, और इसी की वजह से ये लक्ष्य जो है प्रावधान अभी तक लागू नहीं किया जा सका है। और उन जब ये 10 वर्ष की कालावधि थी 1960 तक, जो 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा देने की प्रावधान किया गया था और उन्हें अनिवार्य शिक्षा प्रदान हो, इस लक्ष्य को प्रावधान करने की जो आशा आकांक्षा और अभिलाषा की गई थी, उसके अनेक प्रयासों के बाद भी ये चीज़ लागू नहीं हो पाई। अब जब लागू नहीं हो पाई तो इसी श्रृंखला में, इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए सन 2002 में संविधान में 86वां संशोधन किया गया, जिसके अनुसार एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया जिसका नाम था अनुच्छेद 21A। और इसमें ये कहा गया कि जो राज्य है वो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जितने बालक हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उसी प्रकार अ, उसी प्रकार देगा जिस प्रकार जैसा कि राज्य का जो विधान है उसमें लिखा गया है, उसी प्रकार ये व्यवस्था करेगा। और जो ये अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है, इससे जो शिक्षा है वो एक मौलिक अधिकार बना दी गई, जिससे कि अ, जो जिससे कि अधिक से अधिक बालक शिक्षित हो सकें। और इसी कड़ी में जो संविधान के भाग 4A में जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं उसमें एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया गया 86वें संशोधन में ही। उस मौलिक कर्तव्य का नाम रखा गया 51AJ के। तो तो उसके अनुसार ये कहा गया कि जो माता पिता या अभिभावक हैं वो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के जितने भी बालक हैं या उन पे कोई आश्रित बालक है, उन सबको शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। अब क्या हुआ कि जो विधेयक था इसको लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया गया, और 26 अगस्त 2009 को इस विधेयक पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए, और उस दिन से ये एक कानून बन गया। और इसे जो है बालकों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी राइट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 के नाम से जाना जाता है। इसे संक्षेप में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहते हैं। और यह अधिनियम जब राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए 26 अगस्त 2009 को, उसके पश्चात ये पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया। अब हम बात करते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की विशेषताओं के बारे में, कि इसमें क्या क्या रखा गया और क्या क्या होना चाहिए। इस अधिनियम के तहत बहुत सारी बातें बोली गई जिसमें प्रतिबंध भी लगे और बहुत सारे निर्देश भी दिए गए। तो हम पहले बात करते हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। तो इसके अनुसार ये कहा गया कि जितने भी बालक होंगे 6 से 14 वर्ष तक की आयु के, उन सबको प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है।
और उन्हें ये शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क मिलेगी और इसके लिए कोई भी फीस या अन्य खर्चे बालक से नहीं लिए जाएंगे जिनसे कि उसकी शिक्षा प्राप्ति में कोई बाधा उत्पन्न हो। क्योंकि ज़्यादातर बालकों में यही होता है कि जो उन्हें शिक्षा नहीं मिल पाती है टाइम पे, तो इसलिए ये प्रावधान किया गया कि उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए जिससे कि भारत में जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उन्हें भी शिक्षा प्राप्त हो सके। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर कि प्रवेश प्राप्त न करने वाले या प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण करने वाले बालकों के लिए विशेष व्यवस्था। तो इसमें क्या था कि जो कोई भी बालक है जो 6 वर्ष की आयु पर विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाया, तो वो बाद में भी अपनी आयु जो उसकी आयु होगी उस वक्त उसके अनुसार कक्षा में प्रवेश कर सकता है। अगर वो निर्धारित 14 वर्ष की आयु तक अपनी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाया तो उसके बाद भी वह अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर मान लो 6 वर्ष की आयु के बाद मान लो कोई बच्चा 8 साल का है, तो उसे जो 8 साल के बच्चे होंगे जिस क्लास में उसी क्लास में उसे भर्ती करवा दिया जाएगा। अगर किसी बालक की आयु 14 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है और वो उसके बाद भी अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाया प्राथमिक शिक्षा, तो वो उसके बाद भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है। इसके लिए उस पर एज वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। आगे बात करते हैं अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण। अगर कोई विद्यालय प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने की व्यवस्था नहीं कर पाया है तो जो बालक है वो दूसरे विद्यालय में अपना ट्रांसफर ले सकता है, उसे पूर्ण अधिकार होगा। अगर कोई बालक किसी कारण से एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जाना चाहता है तो वो आराम से उस चीज को कर सके, उसमें कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो। अब ऐसी स्थिति में जो ये कानून बनाया गया तो इस कानून में ये कर दिया गया कि आपको जो बालक शिक्षा ले रहा है उसको स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि टीसी जो है ट्रांसफर सर्टिफिकेट वो तुरंत दिया जाए। इसमें देरी नहीं होगी किसी भी चीज की। आगे बात करते हैं विद्यालय स्थापना का उत्तरदायित्व। तो विद्यालय के जो स्थापना का उत्तरदायित्व था वो राज्य सरकार को दिया गया और ये कहा गया कि जिन स्थानों पे विद्यालय नहीं है या जहां से बहुत दूर पड़ता है तो अधिनियम लागू होगा। उसके 3 वर्षों के अंदर राज्य को जो राज्य सरकार है और उसके अधिकारियों को एक विद्यालय की स्थापना अवश्य करनी है हर गांव शहर के पास। अब आगे बात करते हैं वित्तीय एवं अन्य उत्तरदायित्व। तो जो फंड संबंधी कोई भी अधिकार था या जो भी है मतलब शिक्षा पे जो फंड खर्च होगा या उसके लिए जो फंड रेज करना है उस सब की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार को दे दी गई। और ये कहा गया कि जो केंद्र है और वो राज्य सरकार जो है वो इस अधिनियम को पूर्ण करने के लिए यानी इसको फुलफिल करने के लिए आवश्यक फंड की व्यवस्था करेगी और केंद्र सरकार जो है वो इस पर जितने भी खर्चे होंगे उनका अनुमान लगाएगी और जो राज्य सरकार है वो संसाधन और तकनीकी सहायता इसके लिए उपलब्ध कराएगी। आगे बात करते हैं राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व। तो राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व ये था कि जो 6 से 14 वर्ष तक के जितने बालक हैं उन सबको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखेगी और इसमें कमजोर और वंचित वर्गों के जितने बालक हैं उनके साथ कोई भी भेदभाव ना किया जाए। तो राज्य सरकारें जो है वो विद्यालय भवन, शिक्षक, शिक्षण सामग्री जितनी भी आधारभूत संरचना के लिए जरूरी है उन सबकी उपलब्धता को सुनिश्चित करेगी मतलब उपलब्ध करवाएगी और बालकों के जो गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं और शिक्षकों का शिक्षण प्रभावशाली हो इन सब की भी व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। आगे बात करते हैं स्थानीय अधिकारियों के उत्तरदायित्व। तो जो उस जगह के जितने भी अधिकारी थे उस इलाके में जो अधिकारी होंगे उनका ये कर्तव्य दिया गया कि वो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रसार अधिक से अधिक करें और उन क्षेत्रों में जहां विद्यालय नहीं है वहां भी विद्यालय खोलें और जितने 6 से 14 वर्ष तक के बालक हैं उन सब का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे यानी कि उनका अभिलेख रखेंगे और विद्यालयों की व्यवस्था की देखरेख करेंगे और जो शैक्षणिक कैलेंडर है यानी कि जो टाइम टेबल है कि इस वर्ष में इतनी शिक्षा होनी है या उनका पाठ्यक्रम है वो किस विषय किस तरीके से प्रोग्रेस में रहेगा
इस सब की व्यवस्था वो लोग करेंगे। आगे बात करते हैं माता पिता और अभिभावकों का उत्तरदायित्व। तो इसके अनुसार ये कहा गया कि जो प्रत्येक माता पिता हैं या फिर जो गार्जियंस होते हैं, अभिभावक, उनका उत्तरदायित्व ये है कि वो अपने घर में जितने 6 से 14 वर्ष तक के बालक हैं उन सब का नामांकन करवाए विद्यालय के अंदर, यानी कि उनका नाम विद्यालय में लिखवा दें। अब हम बात करते हैं पूर्व स्कूली शिक्षा व्यवस्था की। तो इसमें ये कहा गया कि जो 3 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार करें और 6 साल के जितने बालक हैं उनकी आरंभिक बाल्यावस्था की जो देखभाल करने के लिए राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारी आवश्यक व्यवस्था करेंगे। आगे बात करते हैं विद्यालयों के उत्तरदायित्व। तो इसके जो अध्याय 4 था उसके अनुच्छेद 12A के अनुसार ये कहा गया कि जो बालक विद्यालय में प्रवेश प्राप्त करेगा उसे विद्यालय द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 12C में ये कहा गया कि आर्थिक रूप से जो निर्बल समुदाय के बालक हैं उन्हें 25% स्थान आरक्षित होंगे और जितने भी प्राइवेट और विशेष श्रेणी वाले विद्यालय हैं वो आरक्षण के प्रावधान का पालन करना होगा, यानी कि उन्हें 25% स्थान आरक्षित करवाना ही होगा आर्थिक रूप से निर्बल समुदाय के बालकों के लिए। आगे बात करते हैं कैपिटेशन फीस या प्रवेश परीक्षण प्रक्रिया का निषेध। तो कोई भी विद्यालय या जो व्यक्ति है वो दाखिले के रूप में माता पिता और अभिभावकों से किसी भी प्रकार की कैपिटेशन फीस या कोई भी धनराशि प्राप्त नहीं करेगा, यानी कि एडमिशन चार्ज नहीं लेगा और ना ही बालक के चयन के लिए कोई भी प्रवेश परीक्षण प्रक्रिया का आयोजन करेगा, यानी कि उसे बिना किसी प्रक्रिया के तुरंत एडमिशन दिया जाएगा और ना ही उससे एडमिशन फीस ली जाएगी। आगे बात करते हैं प्रवेश के लिए आयु का प्रमाण पत्र। तो जो जन्म तिथि संबंधी प्रमाण पत्र है अगर वो नहीं है उस बालक के पास तो भी विद्यालय उसे प्रवेश देने से मना नहीं कर सकता है, यानी कि उसे ये कह सकता है कि वो बाद में आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र लाके दे सकता है, लेकिन उसको मना नहीं कर सकता है एडमिशन देने के लिए प्रवेश पत्र अगर आयु का प्रमाण पत्र उसके पास उपलब्ध नहीं है तो। आगे बात करते हैं प्रवेश तिथि के बाद भी प्रवेश से इनकार नहीं, यानी कि कोई भी जो विद्यालय है गवर्नमेंट विद्यालय या कोई भी विद्यालय वो अगर प्रवेश तिथि निकल जाती है और उसके बाद बालक उसमें एडमिशन लेने आता है या प्रवेश लेने आता है तो वो उसे प्रवेश देने से मना नहीं करेगा, यानी कि उसे प्रवेश देना ही पड़ेगा। आगे बात करते हैं रोकने और निष्कासन का निषेध। तो इसके अनुसार ये कहा गया कि जो विद्यालय है वो किसी भी बालक को किसी भी कक्षा में ना तो रोकेगा और ना ही उसे विद्यालय से निष्कासित करेगा, यानी कि बालक की जब शिक्षा पूरी हो जाएगी उसी के पश्चात वो उसे टीसी या फिर दूसरे विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए जो प्रमाण पत्र देना है उसे देने के बाद ही उसे निकाल सकता है। वैसे उसे जब तक क्लास पूरी नहीं हो जाती है तब तक उसे नहीं निकाल सकता है, यानी कि उसे पूरी शिक्षा प्रदान करने के बाद ही वो अपने आप निकलेगा बालक। आगे बात करते हैं शारीरिक दंड और मानसिक प्रताड़ना का निषेध। तो विद्यालय में जो भी बालक है उसको ना तो कोई फिजिकल पनिशमेंट दी जाएगी यानी कि शारीरिक दंड और ना ही उसे कोई मानसिक यातना यानी कि मेंटल टॉर्चर किया जाएगा। अगली बात करते हैं मान्यता प्रमाण पत्र की अनिवार्यता। तो जब अधिनियम लागू हो जाएगा उसके बाद जो अधिकारी है उससे मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना कोई भी विद्यालय नहीं चलाया जाएगा, यानी कि बिना मान्यता प्राप्त किए कोई भी विद्यालय नहीं चला सकता है और उन्हीं विद्यालय को मान्यता प्राप्त की जाएगी जो निर्धारित मानक जो सरकार ने मानक बनाए हैं उनको पूरा करेगा, तभी उसे मान्यता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आगे बात करते हैं विद्यालय के लिए नियम और मानक। तो विद्यालय के लिए जो नियम और मानक थे उसके अनुसार ये कहा गया कि जो विद्यालय इस अधिनियम के लागू होने से पहले ही स्थापित हो चुके हैं वो विद्यालय और अगर वो उन नियमों को पूरा नहीं करते हैं जो निर्धारित नियम थे तो इस अधिनियम के लागू होने के
3 वर्ष के भीतर ही उन्हें सारे नियम और मानक पूरे करने होंगे, अन्यथा वो विद्यालय बंद हो जाएगा। आगे बात करते हैं अनुसूची के संशोधन की शक्ति। तो अनुसूची के संशोधन की शक्ति में ये कहा गया कि जो केंद्रीय सरकार है उसको अनुसूची में किसी भी नियम या मानक को जोड़ने या हटाकर उसमें संशोधन करने का पूर्ण अधिकार होगा। यानी केंद्र सरकार कभी भी उसमें नियम या तो जोड़ सकती है या उसे घटा सकती है। आगे बात करते हैं विद्यालय प्रबंध समिति की। तो विद्यालय प्रबंध समिति में ये कहा गया कि जो विद्यालय प्रबंध समिति है उसका गठन जब होगा तो उस विद्यालय प्रबंध समिति में जनप्रतिनिधि और अभिभावक और शिक्षक सम्मिलित होंगे उस प्रबंध समिति में। और ये जो समिति है वो विद्यालय में क्या काम कैसे चल रहा है उसके बारे में जानकारी करेगी और जो विद्यालय के विकास के लिए जो जरूरी योजनाएं हैं उनका निर्माण करेगी। आगे बात करते हैं शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं और सेवा शर्तें। तो इस नियम में ये कहा गया कि जो शिक्षक की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यताएं बनाई गई हैं और वेतन और उनकी जो अन्य सेवा शर्तें हैं उन सब को निर्धारित नियम के अनुसार पूर्ण किया जाएगा। यानी कि ये नियम शर्तें बनाई गई कुछ जिसमें न्यूनतम योग्यता होगी शिक्षक के अंदर और उसका क्या वेतन होना चाहिए और वो क्या अन्य सेवा दे सकता है उसके बारे में ये सब निर्धारण नियमों के अनुसार किया गया। तो अगले हम बात करते हैं शिक्षकों के कर्तव्य की। तो शिक्षकों के कर्तव्य में ये कहा गया कि जब अनुच्छेद 24(1) में कुछ 24(1) जो अनुच्छेद था उसमें कहा गया कि शिक्षक के जो कर्तव्य हैं उनके अनुसार ही शिक्षक विद्यालय में डेली और समय पे आएगा और समय पे ही उसका पाठ्यक्रम क्यूरिकुलम पूरा करेगा और वो प्रत्येक विद्यार्थी की जो अधिकतम योग्यता है उनके बारे में पता लगाएंगे। आगे बात करते हैं छात्र शिक्षक का अनुपात। तो इस अधिनियम लागू होने के 6 महीने बाद यानी जब ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को यानी उसके अगले 6 महीने के बाद राज्य सरकार और जो स्थानीय अधिकारी हैं वो छात्र शिक्षक का अनुपात निर्धारित करेंगे। तो उन्होंने छात्र और शिक्षक का जो अनुपात था उसे निर्धारित कर दिया। आगे बात करते हैं शिक्षकों की रिक्तियों का भरा जाना। तो राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारी जो है वो इस बात को देखेंगे कि उनके अधीन जितने भी विद्यालय हैं उनकी रिक्तियों का जो प्रतिशत है वो जितने वहाँ पे पद स्वीकृत थे उनके 10% से अधिक ना हो। यानी जितने पद वहाँ पे हैं उससे 10% ज़्यादा रिक्ति नहीं होनी चाहिए, खाली पद नहीं होने चाहिए, यानी कि लगभग सभी भरे होने चाहिए। आगे बात करते हैं गैर शैक्षणिक कार्य। तो इसके अनुसार ये कहा गया कि जो शिक्षकों से जनगणना, प्राकृतिक आपदाएं और जनप्रतिनिधियों के जो चुनाव हैं उनको छोड़कर और कोई भी गैर शैक्षणिक कार्य नहीं कराया जाएगा शिक्षकों से। आगे बात करते हैं ट्यूशनों और प्राइवेट शिक्षण कार्य का निषेध। तो इसके अनुसार ये कहा गया कि जो कोई भी शिक्षक है वो ट्यूशन या अन्य कोई भी प्राइवेट शिक्षण कार्य नहीं कर सकेगा। तो जब ये लागू हुआ अधिनियम उसके बाद से ये कहा गया कि जो शिक्षक है वो प्राइवेट ट्यूशन से नहीं दे सकता। आगे बात करते हैं पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया की। तो इसके अनुसार अनुच्छेद 29(1) में ये कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है और मूल्यांकन प्रक्रिया ये सरकारी अधिसूचना के द्वारा सक्षम अधिकारी या परिषद निर्धारित करेगा। यानी कि पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो बालकों के सर्वांगीण विकास के अनुरूप हो, उनके ज्ञान, सामर्थ्य और योग्यता में वृद्धि करती हो, संविधान में जितने नैतिक मूल्य हैं और छात्र केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड चीज़ों को लेकर और उनके अभिव्यक्ति कौशल यानी कि वो किस तरीके से अधिक प्रेजेंट कर सकें कोई चीज़, उन चीज़ों पे ध्यान देगा। और मूल्यांकन जो है वो व्यापक और सतत होगा, ये इस पाठ्यक्रम में कहा गया। आगे बात करते हैं परीक्षा एवं पाठ्यक्रम पूर्णता प्रमाण पत्र की।
तो प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक जो भी विद्यार्थी है वो बोर्ड की परीक्षा नहीं देगा। प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने पर विद्यार्थी को प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। आगे बात करते हैं बाल अधिकारियों की सुरक्षा से संबंधित व्यवस्था। तो बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 में ये कहा गया कि जो राज्य बाल संरक्षण आयोग है, यानी कि नेशनल या स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इस बात की जांच करेगा कि जो अधिनियम के अंतर्गत बालकों के अधिकारों की रक्षा हो रही है या नहीं, और इससे संबंधित जितने भी उसे अगर कोई कमी लगती है तो वो अपने सुझाव भी उसमें दे सकता है बालकों की प्रगति के लिए। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय सलाहकार परिषद। तो इसका जो गठन किया गया था, तो इसका गठन जो केंद्रीय सरकार है, जो मतलब उस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट थी, वो अधिसूचना निकालेगी और उसके द्वारा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन कर लेगी, जिसमें 15 सदस्य होंगे जो प्राथमिक शिक्षा और बाल विकास के विषय में अधिक से अधिक गहरी और व्यापक जानकारी देंगे, और या फिर जिन्हें अधिक से अधिक जानकारी हो उन 15 सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा। और ये जो परिषद है वो केंद्र सरकार के अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के विषय में अपने सुझाव प्रकट करेगी। आगे बात करते हैं राज्य सलाहकार समिति। तो राज्य सलाहकार परिषद का जो गठन है वो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की तरह ही राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में अधिसूचना जारी करके उनका गठन करेंगी, और जो इनका काम होगा अधिनियम को अपने राज्य में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए वो राज्य सरकार को परामर्श देंगे। आगे बात करते हैं निर्देश देने की शक्ति के बारे में। तो अधिनियम के अनुच्छेद जो 35(1) के अनुसार ये कहा गया, केंद्र सरकार राज्य सरकार या स्थानीय अधिकारियों को अनुच्छेद 35(2) के अनुसार राज्य सरकार स्थानीय अधिकारियों तथा विद्यालय प्रबंधन को, और अनुच्छेद 35(3) के अनुसार जो स्थानीय अधिकारी है वो विद्यालय प्रबंधन को अधिनियम के अधिक से अधिक उपयोग के लिए आवश्यक निर्देश देगा और उनका मार्गदर्शन करेगा इस सिद्धांत को या इस अधिनियम को लागू करने में। आगे बात करते हैं नेक नीति से की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण, यानी कि तो नेक नीति से की गई कार्यवाही के लिए जो इसमें कुछ संरक्षण प्रदान किए गए, यानी कि इसमें एक अनुच्छेद 37 के अनुसार ये व्यवस्था की गई कि जो अधिनियम है या इसके बनाए गए नियम जो हैं मानक और आदेशों के पालन में जो सरकार स्थानीय अधिकारी विद्यालय प्रबंधन और कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम से जुड़े किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर कोई नेक नीति से यानी कि किसी अच्छी नीति से कोई कार्रवाई की गई है तो उसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। आगे बात करते हैं राज्य सरकारों को नियम बनाने की शक्ति, यानी कि राज्य सरकारें अधिसूचना के द्वारा अधिनियम के जो उपबंध हैं उनके क्रियान्वयन के लिए उन्हें मतलब उनके चलाने के लिए संपूर्ण अच्छे ढंग से चलाने के लिए कोई भी नियम और मानक बना सकेंगी। ये राज्य सरकारों को अधिकार दे दिए गए। अब हम बात करते हैं शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की कमियों के विषय में। सबसे पहले बात करते हैं समान शिक्षा की कमी। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जोर दिया गया अधिनियम में वो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पे दिया गया, जबकि सरकार को ये करना चाहिए था कि कॉमन स्कूल का बिल लेके आती सरकार, जिससे कि पूरे देश में हर बच्चे को एक ही तरह का स्कूल मिले और एक ही तरह का पाठ्यक्रम उसे पढ़ाया जाए, जिससे कि किसी में भी अलग अलग तरीके की भावना ना हो और उन्हें ये लगे कि हाँ हम समान शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आगे बात करते हैं गैर बराबरी पाटने में नाकाम। तो इस विधेयक में ये कहा गया कि जो 25% सीट हैं उन पर समाज के कमजोर वर्ग का दाखिला हो जाएगा, यानी कि जो शिक्षा के जरिए गैर बराबरी पाटने का महान सपना देखा गया था वह इस अधिनियम आने के बाद भी पूरा नहीं होगा। आगे बात करते हैं बजट का प्रावधान नहीं। तो इसमें निःशुल्क शिक्षा की बात तो की गई, परंतु इसमें कि किस तरीके से कि इसका क्रियान्वयन होगा विधेयक का, इसके लिए कैसे निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, इसके लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं किया गया। आगे बात करते हैं 6 साल तक के बच्चों के बारे में कोई जिक्र नहीं। तो उस वक्त तक 6 साल तक के बच्चे करीब 17 करोड़ थे,
तो 17 करोड़ बच्चे जो 6 साल से नीचे थे उनके बारे में कोई जिक्र नहीं था। इसमें ये कहा गया कि 6 से 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, लेकिन जो 6 साल से नीचे हैं उनको संतुलित आहार, स्वास्थ्य और पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जो अधिकार संविधान ने दिया था वो इस विधेयक के जरिए छीन लिया गया। आगे बात करते हैं कानून का क्रियान्वयन की स्पष्टता, यानी कि इस कानून को बना तो दिया गया लेकिन इसे कैसे लागू करना है इसके बारे में कोई भी स्पष्टता नहीं दी गई, क्योंकि निःशुल्क शिक्षा केवल फीस तक सीमित परिभाषित नहीं किया जा सकता कि सिर्फ स्कूल फीस नहीं लेगा, क्योंकि फीस के अलावा भी बहुत से खर्चे होते हैं शिक्षा सामग्री से लेकर जो कि बच्चों को पढ़ने के लिए जरूरी होते हैं, जैसे कॉपी किताब वगैरह। तो इसके बारे में कोई स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं था उस वक्त। आगे बात करते हैं प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी। तो जब इस अधिनियम को लागू करने के लिए, इसे अच्छे ढंग से चलाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी थी जिसको भरना जरूरी था, जो कि इस अधिनियम के लिए आवश्यक थे। आगे बात करते हैं निम्न आय समूह वाले माता पिता। तो जो निम्न आय समूह वाले माता पिता होते हैं वो परिवार की आय बढ़ाने के लिए बच्चों को काम पे भेज देते हैं। ये एक वादा थी इसको पूरा करने के लिए, क्योंकि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा देने के लिए जरूरी था, लेकिन जिनकी आय कम होती है वो अपने बच्चों को काम करने के लिए भेज देते हैं और कई बार कम उम्र में विवाह भी हो जाता है और जीविका के लिए लोग कहीं और जगह पर रहना शुरू कर देते हैं, जो कि इस अधिनियम के लिए बाधा थे इसको क्रियान्वयन के लिए। तो इसका जो हल करना इस अधिनियम की सफलता के लिए आवश्यक है। अतः हमने आज शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि RTE 2009 राइट टू एजुकेशन प्रोग्राम के विषय में संपूर्ण जानकारी ली। धन्यवाद।